गुड मॉर्निंग, जय हिंद बच्चों। दीपक सर की पाठशाला में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। आप जानते हैं कि दीपक सर आपके लिए क्लास 10th के बच्चों के लिए PYQ सीरीज स्टार्ट किए हुए हैं और मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में 2025 का जो मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस थे उसको हमने सॉल्व किया था और उसके जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उसको हम फिर से सॉल्व कर रहे हैं। आइए देखते हैं कि हम एक बेहतरीन ट्रिक के साथ कैसे चलते हैं बोर्ड एग्जाम की तरफ अपने। अब देखिए 2025 के एक स्टैंडर्ड के सेट में एक क्वेश्चन ही आया था। इसमें कह रहा है कि इन द गिवन फिगर O is the center of circle and BCD is tangent to it at C. Prove that angle BAC plus angle ACD is equal to 90 डिग्री। देखिए अब इस क्वेश्चन को जब हमको सॉल्व करना है तो हम सॉल्व करने के लिए कुछ इसमें ट्रिक का यूज करते हैं और देखिए वो हमारा ट्रिक क्या है बच्चों। इस क्वेश्चन में डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ऐसे क्वेश्चन अगर एग्जाम में आते हैं तो बच्चे थोड़े से परेशान हो जाते हैं, खास तौर से वो बच्चे जो थ्योरम नहीं जानते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग एक थ्योरम से ही कर देंगे। इसमें कह रहा है BAC, तो BAC तो ये बना हुआ है पहले से ही हमारा बच्चों, और रहा ACD, तो ACD कौन सा एंगल हो जाएगा? ACD बच्चों ACD ये एंगल हो जाएगा। कह रहा है इन दोनों का सम कर देंगे तो 90 लाना है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इसको x लेट कर लो और इसको y लेट कर लो। मतलब वी हैव टू प्रूव दैट x प्लस y इज इक्वल टू 90 डिग्री। देखिए मैं इसको बहुत ही आसान ट्रिक से सॉल्व कर दूंगा। देखिए इस सर्कल में OA and OC are radius. OA and OC are radii of circle. ये सबको पता है। इसमें ब्रैकेट में लिख दो radii of सेम सर्कल। एक ही सर्कल है तो सेम सर्कल लिख दीजिए आप। ओके, तो इसलिए क्या होगा कि दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, तो इसका मतलब क्या हो गया कि एंगल OAC इज इक्वल टू एंगल OCA, तो दिस एंगल भी x हो जाएगा। तो आप लिख दोगे एंगल OCA इज इक्वल टू एंगल OAC और दोनों को हमने x कह दिया और रीजन क्या लिखोगे? अपोजिट एंगल्स ऑफ सेम साइड या इक्वल साइड, सेम साइड्स, यहां इक्वल वर्ड यूज कर दीजिए। अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड्स। ओके, तो अब देखिए यहां से अगर हम बात करते हैं ये एंगल और ये एंगल की, तो हमें क्वेश्चन, अब ये एंगल भी x हो गया। अब आप जानते हैं कि एंगल OCD इसकी वैल्यू कितनी होगी? ये रेडियस है और टैंजेंट है, तो ये 90 डिग्री होता है क्योंकि ये थ्योरम है। और थ्योरम में क्या लिखेंगे आप? OC इज रेडियस एंड BD इज टैंजेंट। ये क्वेश्चन में ही गिवन है, BD इज अ टैंजेंट। ओके, तो ये 90 डिग्री हो गया, तो OCD को आप डिवाइड कर दीजिए OCA प्लस ACD में, तो यहां लिख दो इसको एंगल OCA और प्लस एंगल ACD इज इक्वल टू 90 डिग्री। और OCA की वैल्यू कितनी है? OCA की वैल्यू बच्चों कितनी है? OCA को हम लिख सकते हैं यहां से BAC, इसको लिख दो एंगल BAC हो गया ये, और ACD तो यहां है ही है, तो एंगल ACD और दोनों की वैल्यू आ गई सम करने पर 90 डिग्री। तो देखो ये प्रूव हो गया कितना आसानी से। ओके बच्चों, अब देखिए इसी सीक्वेंस में हम कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये सब ऑलरेडी सॉल्व था। अब देखिए एक क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का, ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और जानते हैं ये 3 मार्क्स आपको फ्री में दे देगा क्योंकि बहुत आसान क्वेश्चन है। इसमें देखिए हमको दिस प्लस दिस इज इक्वल टू ये प्रूव करना है, तो आप इसको चाहेंगे तो बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर लेंगे। देखिए इसमें आपको कुछ नहीं करना है, ये क्वेश्चंस तो लिखा ही हुआ है,
आप लेफ्ट हैंड साइड ले लो बच्चों। इस तरह की प्रॉब्लम में हम क्या करते हैं कि पहले लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलते हैं और राइट हैंड साइड को प्रूव करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में जो लिखा हुआ है उसको क्वेश्चन पेपर में से देख के लिख लीजिएगा और इसमें बहुत अच्छे से एलसीएम ले लो। तो एलसीएम लोगे तो देखो यहाँ पर फर्स्ट ब्रैकेट में क्या आ जाएगा बच्चों, साइन ए माइनस कॉस ए, और सेकंड ब्रैकेट में आ जाएगा साइन ए और प्लस कॉस ए। ओके, अब जब एलसीएम लेंगे तो ये से डिवाइड करेंगे तो कैंसिल होगा, फिर दिस ये बचेगा तो इसका इसमें इंटू कर देंगे तो ये साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो लगे हाथ इसको होल स्क्वायर को ओपन कर लीजिए, एग्जाम में कर लीजिएगा। तो साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर जब मैं करता हूं तो ये आता है साइन स्क्वायर ए और प्लस कॉस स्क्वायर ए और प्लस 2 साइन ए कॉस ए। ओके, और फिर इसके बाद ये आएगा आपका सेकंड ब्रैकेट में प्लस, यहां देखो साइन ए माइनस कॉस ए है, यहां साइन ए माइनस कॉस ए है, तो साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर कर दीजिए। तो ये बच्चों बनेगा साइन स्क्वायर ए और प्लस कॉस स्क्वायर ए और माइनस 2 साइन ए कॉस ए। ओके, अब देखिए ये नेगेटिव में है और ये पॉजिटिव में है, ये कैंसिल हो गया, इसको कैंसिल कर दीजिए। और आप यहां देख रहे हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना होता है 1, तो ये 1 हो जाएगा और ये भी 1 हो जाएगा, तो ये कितना आ गया 2। तो राइट हैंड साइड में देखो 2 यहां पर आ गया है। और इसके बाद देखो जब a माइनस बी और a प्लस बी को ओपन करोगे तो ये हो जाएगा यहां से साइन स्क्वायर ए और माइनस कॉस स्क्वायर ए यूजिंग स्क्वायर डिफरेंस फॉर्मूला। अब यहां से कॉस स्क्वायर तो इसमें है नहीं तो आप इसको चेंज कर लो, तो ये हो गया साइन स्क्वायर ए और इसको जब ब्रैकेट में लिखोगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए तो 1 और माइनस का ये प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए और आप इसको प्लस कर दीजिए तो ये हो गया 2/2 साइन स्क्वायर ए माइनस 1। और इसको हम लोग देख रहे हैं कि ये राइट हैंड साइड है, तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड की इक्वल हो गई, तो ये प्रूव हो गया। ओके बच्चों, अब आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है फाइंड द रेशियो इन विच y एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड आल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। देखिए पहली बात तो ये क्वेश्चन जो है वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से बिलोंग कर रहा है और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है, और दूसरी बात ये क्वेश्चन सेक्शन फॉर्मूले पर बेस्ड है। तो 10th के बोर्ड के एग्जाम में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से क्वेश्चन तो निश्चित आना है, और आप ये समझ लो कि वो सेक्शन फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन अगर है तो आपको इसमें देखिए दो बातें हैं। पहली बात तो ये कि आपको ये पता होना चाहिए यहाँ जो y एक्सिस दे रखा है क्वेश्चन में, तो y एक्सिस पर आपको ये मालूम होना चाहिए कि हमेशा x की वैल्यू 0 होती है। y एक्सिस पर एक्सिस की वैल्यू 0 होती है और x एक्सिस पर ऑर्डिनेट की वैल्यू 0 होती है। तो सबसे पहले आप एक ऐसी लाइन ड्रा कर लो, क्योंकि इस पे 2 पॉइंट दिए हुए हैं। तो फर्स्ट पॉइंट को आप 1 कंसीडर कर लो और इसका कोऑर्डिनेट कितना हो गया बच्चों 5, -6 और सेकंड पॉइंट बी हमारा हो गया, इसको कंसीडर किए लिख लो -1, -4। ओके, और सपोज कर लो कि y एक्सिस ने इस लाइन को कट किया पॉइंट C पर और C का कोऑर्डिनेट यहां कंसीडर करोगे, क्योंकि ये y एक्सिस पे है तो y एक्सिस के लिए एब्सिसा की वैल्यू 0 होती है और जो ऑर्डिनेट की वैल्यू है चलो उसको हमने y ही लेट कर लिया। ओके, अब जब आप सेक्शन फॉर्मूले का यूज करेंगे तो आप जानते हैं कि अगर कोई पॉइंट दो पॉइंट को m/n में डिवाइड करता है तो उसका फॉर्मूला होता है mx2 + nx1 अपॉन m+n। तो आप यहां पर इसको k/1 लेट करेंगे। आपको जब भी किसी क्वेश्चन में रेशियो फाइंड करना रहेगा तो आप हमेशा k/1 लेट करेंगे, क्योंकि यहां पर सिर्फ आपको एक ही क्वेश्चन से काम चल जाएगा, और अगर m और n लेट कर लेंगे तो 2 वेरिएबल्स आ जाएंगे तो आपको 2 इक्वेशंस फॉर्मेशन करने पड़ेंगे। तो उससे बचने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, यहां पर पहले इसको k/1 में डिवाइड कर दे रहे हैं, मतलब ये k इतना पार्ट k हो गया और इतना पार्ट 1 हो गया। तो सेक्शन फॉर्मूला अगर यूज करेंगे आप तो इसमें देखिए m की जगह k है
तो यहां k इंटू क्या आएगा -1, तो k इंटू -1 आ गया और प्लस फिर ये रेशियो कितना है 1, अब 1 इंटू 5 हो गया, 1 इंटू 5 कर दीजिए और अपॉन में आइए आप, तो ये हो जाएगा m प्लस n मतलब k प्लस 1 और x की वैल्यू यहाँ कितनी है 0 है, तो 0 पुट कर देंगे तो 0 इंटू कुछ भी करोगे बच्चों तो 0 आ जाएगा और ये हो गया माइनस k प्लस 5, तो यहां से k की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। इट मींस यहां पर क्या हो गया बच्चों AC रेशियो BC इक्वल टू 5:1। तो इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है आल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में देखिए यहाँ पर x की वैल्यू 0 आ गई और y की वैल्यू हमको फाइंड करनी पड़ेगी। तो y के लिए आप क्या करोगे, y इक्वल टू यूज करोगे फिर से सेक्शन फॉर्मूला, तो यहां से क्या आएगा k इंटू -1, तो k की वैल्यू यहां से 5 आ गई है, तो ये बच्चों हो गया 5 इंटू -1, 5 इंटू -4, y में y यूज करेंगे k इंटू -4 और प्लस फिर ये 1 है तो 1 इंटू -6 करोगे तो ये हो जाएगा आपका 5 प्लस 1। ओके, तो ये कितना आ गया -20 और -6, तो ये हो गया -26 अपॉन 6। तो इसको सिंप्लीफाई कर दोगे तो ये हो जाएगा -13 अपॉन 3। ओके, तो कोऑर्डिनेट यहां पर आ जाएगा, तो आप कोऑर्डिनेट C का लिखोगे 0, -13 अपॉन 3, तो ये इसका कंप्लीट आंसर हो गया। ओके बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ये हमने अपने किसी प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को समझाया था। क्लास 10th में CBSE बोर्ड में इस चैप्टर से जब भी कोई क्वेश्चन बनता है तो वो दो तरह का बनता है, या तो ये प्रूव करने के लिए आता है कि कोई नंबर दे देगा और आप प्रूव करने के लिए आएगा कि ये इरेशनल नंबर है और आपको इसको इरेशनल नंबर प्रूव करना रहेगा। और सेकंड इसमें जो क्वेश्चन आता है वो LCM SCM पर बेस्ड आता है। तो इस सेट में ये क्वेश्चंस दिया हुआ है और ये क्वेश्चन देखिए 3 मार्क्स का है और 3 मार्क्स समझ लो ये सारे बच्चों को आना ही चाहिए। अगर आप इस वीडियो को देख लेंगे तो आप निश्चित इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि मैं इस क्वेश्चन का बहुत ही बेहतरीन ट्रिक सिखा रहा हूं आपको अगर किसी क्वेश्चन में ये प्रूव करने के लिए आ गया कि ये नंबर इरेशनल नंबर है, तो आप सबसे पहले क्या करोगे कि ये कंसीडर कर लोगे कि ये रेशनल नंबर है और फिर रेशनल नंबर का जो रूल होता है उसको अप्लाई कर दो, बाद में कह दो कि ये फेल हो गया, ये इसको फॉलो नहीं कर रहा है, तो बाद में आ जाएगा कि ये नंबर क्या है हमारा इरेशनल नंबर है। तो हम स्टार्ट करते हैं यहां पर सॉल्यूशन। तो आप बोर्ड एग्जाम में किस तरीके से लिखोगे कि आपको फुल मार्क्स मिलेगा। आप सबसे पहले लेट कर लोगे भाई, लेट मत जाना, लेट कर लोगे 1/√5 इज अ रेशनल नंबर। इसको लेट कर लो भाई, कंसीडर कर लो रेशनल नंबर। और आप जानते हैं कि अगर कोई रेशनल नंबर है, दैट इज रेशनल नंबर का मीनिंग क्या होता है कि हम इस नंबर को P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और वेयर P एंड Q आर प्राइम फैक्टर्स, मतलब P और Q क्या है बच्चों, P एंड Q आर दी इंटीजर्स, ये इंटीजर्स होने चाहिए और Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। और दोनों जो है P एंड Q को प्राइम टू ईच अदर, P एंड Q आर को प्राइम टू ईच अदर। इसका क्या मीनिंग हुआ कि हमने कोई भी रेशियो लिखा हुआ है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। जैसे हमने कहा 4/8, तो 4/8 को अगर हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे तो ये बच्चों आता है 1/2। तो 1 और 2 जो होते हैं वो को प्राइम नंबर्स होते हैं, मतलब ये इनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, ये हमने कंसीडर किया हुआ है। ठीक, अब हम इसमें क्या करेंगे, देखिए अब ऐसा आ गया तो यहां से आप साइड चेंज कर दो और स्क्वायरिंग भी कर दो। तो यहां देखो Q स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, स्क्वायरिंग कर दोगे तो
तो ये हो गया रूट 5 का स्क्वायर करोगे तो 5 आएगा, तो ये 5t स्क्वायर हो गया। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ क्यू स्क्वायर अगर 5t स्क्वायर आ रहा है तो क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। तो आप यहां लिख दो क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5 हो गया। और जब क्यू स्क्वायर डिविजिबल है 5 से तो निश्चित समझ लो यहां पर जो p आएगा वो भी क्या होगा 5 से डिवाइड होगा, तो q भी डिवाइड हो जाएगा। तो ये इंप्लाई करेगा q इज आल्सो डिविजिबल बाई 5, क्योंकि किसी नंबर का अगर स्क्वायर अगर 5 से डिविजिबल है इट मींस वो नंबर भी क्या है 5 से डिविजिबल है। क्योंकि यहाँ p और q हमने पहले से ही कंसीडर किया है कि इंटीजर है, तो रूट में तो p और q है नहीं, तो इट मींस क्या हो गया कि ये कोई हमारा इंटीग्रल वैल्यू है। और इंटीग्रल वैल्यू का अगर स्क्वायर अगर 5 से डिविजिबल है तो निश्चित वो नंबर 5 से डिविजिबल होगा। जैसे हमने ये कहा कि 25 5 से डिविजिबल है तो 5 भी तो डिविजिबल होगा। तो अगर यहां पर q डिविजिबल है 5 से तो हम यहां पर लेट कर लेंगे, यानी q इक्वल टू 5x लेट कर लो। और x भी यहां क्या है, x इज अ प्राइम नंबर, x इज एन इंटीजर, x भी यहां एक इंटीजर है। चलो अब q की वैल्यू यहां पर यही स्टेप आपको याद करना है बच्चों, q की वैल्यू 5x हमने यहां कंसीडर कर लिया और यहां पर इस इक्वेशन में पुट कर दीजिएगा। तो ये हो जाएगा 25x स्क्वायर इज इक्वल टू 5t स्क्वायर हो गया। ओके, तो यहां से आप देखो तो p स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई 5x स्क्वायर हो गई। अब सेम लॉजिक यहां भी अप्लाई हो जाएगा जैसे हमने अभी पहले कहा था। यहां लॉजिक अप्लाई करेंगे कि p स्क्वायर 5 से डिविजिबल है, p स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5 है, तो इट मींस क्या हो जाएगा p इज आल्सो डिविजिबल बाई 5 हो गया। अब आप यहां ये चेक करो, देखिए p भी यहां डिवाइड हो गया 5 से और q भी डिवाइड हो गया 5 से। जब p यहां देखो हमने कहा कि q यहां पर 5 से डिविजिबल है और हमने यहां कहा p भी जो है वो 5 से डिविजिबल है। और अभी हमने कहा था पहले कि p और q जो थे वो को प्राइम थे, मतलब इसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए था। तो अगर हम इसको 1 समझ लें और इसको 2 समझ लें तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहां पर 5 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q। ये कॉमन फैक्टर हो गया और ये कंट्राडिक्ट करेगा हमारे एजम्पशंस को जो हमने एज्यूम किया था। तो यहां लिख दोगे इट कंट्राडिक्ट्स आवर assumption, so 1/√5 और हमने एज्यूम किया था कि 1/√5 क्या रेशनल नंबर है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये होगा एन इरेशनल नंबर। ओके बच्चों, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और बहुत ही आसान तरीके से हमने प्रूव कर दिया कि 1/√5 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि हमने इसको लेट कर लिया कि ये रेशनल नंबर है और फिर रेशनल नंबर की जो प्रॉपर्टी थी उसको हमने अप्लाई कर दिया कि अगर ये रेशनल नंबर है तो हम इसको p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं वेयर p एंड q आर इंटीजर्स और यहाँ q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। और एक बात और भी है कि दोनों ही नंबर जो है वो को प्राइम होने चाहिए, मतलब दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। और हमने लास्ट में ये दिखा दिया कि दोनों में कॉमन फैक्टर 5 आता है अगर 1/√5 रेशनल नंबर है। ओके, तो ये हमारे एजम्पशंस को इसका अपोज करता है, इसलिए हमने लास्ट में कह दिया कि 1/√5 को क्या होना पड़ेगा, इरेशनल नंबर ही होना पड़ेगा। ओके बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
ये क्वेश्चन हमें लग रहा है कि ये मेंसुरेशन बेस्ड क्वेश्चन है, और मेंसुरेशन में आपके सिलेबस में सिलेंडर है और स्फीयर है। और ये क्वेश्चन देखिए, इसमें कह रहा है कि हमारा एक रूम है, और पहले हम एक इसका डिजाइन बना लेते हैं बच्चों, और डिजाइन बना लीजिए। इसमें कह रहा है कि एक आप पहले बना दो सिलेंडर। चलो हमने यहाँ सिलेंडर बना दिया, और सिलेंडर इज सरमाउंटेड बाई अ हेमिस्फीयर। अब इसके ऊपर देखो एक रख दिया हेमिस्फीयर, चलो हेमिस्फीयर हो गया। और इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जो सिलेंडर की हाइट है, द बेस रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इज हाफ ऑफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर। तो अगर हम सिलेंडर की हाइट को h कंसीडर कर ले रहे हैं, और इसका जो डोम का रेडियस है इसको हम r कंसीडर कर ले रहे हैं, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन h इज इक्वल टू दिया है 2r। ओके, अब फिर क्वेश्चन में कह रहा है इफ द रूम कंटेन्स 1408 अपॉन 21 मीटर क्यूब ऑफ एयर। देखिए अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो सकता है, जिन बच्चों को ये नहीं मालूम है कि अगर ये जैसे रूम है मेरा, तो रूम में एयर कितने स्पेस पे आएगा। तो अगर वॉल्यूम आप जानते होंगे, तो वॉल्यूम के इक्वल यहाँ एयर जो होगा वो फिल करेगा। तो यहाँ पर आप समझ लो कि जो ये दिया हुआ है एयर का, यहाँ पर जो वॉल्यूम दिया हुआ है वो रूम का वॉल्यूम हो जाएगा। तो रूम मीन्स यहाँ क्या हो जाएगा, जो ये शेप बन रहा है वो सिलेंडर प्लस हेमिस्फीयर बन रहा है। तो वॉल्यूम की अगर हम बात करें यहां से, तो वॉल्यूम में आप देखोगे टोटल वॉल्यूम का पहले फॉर्मूला बना लो, तो ये आएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर यहां लिख दो पहले, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर और प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ओके, तो वॉल्यूम ऑफ इसकी वैल्यू दी हुई है 1408 अपॉन 21, और यहां से जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आएगा वो होता है बच्चों पाई आर स्क्वायर एच, और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर कितना होता है 2/3 पाई आर क्यूब। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, दोनों में पाई आर स्क्वायर कॉमन हो गया, और ये आ गया h, और h की वैल्यू कितनी है 2r है, और प्लस यहां से कितना आएगा r आएगा, 2/3 r हो जाएगा। और इसको सिंप्लीफाई जब करोगे आप तो ये हो जाएगा पाई और r दोनों में कॉमन ले लो, तो पाई आर क्यूब हो गया, और फिर 6 to 8 तो 8/3। ओके, अब यहां से आप क्या करो, पाई की वैल्यू पुट कर दो। तो जब पाई की वैल्यू पुट कर दोगे, और ये हो जाएगा आपका 1408/21 इज इक्वल टू पाई हो गया 22/7, और ये है r क्यूब इज इक्वल टू 8/3। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ला दीजिए। देखिए 7 की जगह 21 है, और 21 से पूरा कैंसिल हो गया ये, और ये देखो यहां से 22 से डिवाइड करने की कोशिश करो, तो 22 5 जा कितना होता है 120, और ये 20 आएगा, तो ये आपका हो जाएगा 22 5 जा 110 आएगा। और नहीं सॉरी, ये इसको ऐसे डिवाइड करो भाई, ये आपका 1408 है, 11 से डिवाइड करो, 11 2 जा, और ये है 11 1 जा 11, और 3 आएगा, 11 2 जा 22, और 11 8 जा, तो ये 64 आएगा, ये 64 आ जाएगा। और यहां से r क्यूब 8 से डिवाइड हो जाएगा ये, तो यहां भी 8 हो जाएगा, और ये r क्यूब की वैल्यू कितनी आ गई 8 आ गई, तो r की वैल्यू कितनी हो गई, क्यूब रूट लोगे तो 2 मीटर आएगी। तो h की वैल्यू कितनी है बच्चों 2r है, तो 2 इंटू, तो आप यहां से 2 इंटू 2 कर दोगे तो h की वैल्यू आ जाएगी 4 मीटर। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन में जो हाइट आएगा सिलेंडर का वही पूछा हुआ है, फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट। तो सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट कितनी आएगी 4 मीटर आएगी। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर दिया। चलिए एक क्वेश्चन हम और करते हैं, और ये लास्ट क्वेश्चन होगा आज का, फिर बाद में हम फिर जो और क्वेश्चंस बचेंगे उसको सॉल्व करूंगा। इसमें देखिए ये क्वेश्चन क्या है, 2 डाइस आर थ्रोन एट द सेम टाइम
डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट द डिफरेंस ऑफ द नंबर्स ऑन द टू डाइस इज 2। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है कि ये क्वेश्चन पहली बात तो प्रोबेबिलिटी का है, और प्रोबेबिलिटी हमको फाइंड करना है, इसका डाइस बेस्ड क्वेश्चन है, और इसको डाइस जो फेंका गया है वो कितने 2 डाइस है। तो 2 डाइस को जब थ्रो करते हो आप तो टोटल नंबर ऑफ जो इवेंट्स आएंगे इसको हम लोग कहते हैं सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा इसका, सैंपल स्पेस 2 डाइस का क्या बनता है, पहले वाले पर 1 आया, दूसरे वाले पर भी 1 आया, फिर पहले वाले पर 1 2, इस तरीके से अगर आप पूरा करोगे तो ये 1 से लेकर के 6 तक आएगा, और फिर यहाँ 2 1 आएगा, सबको मालूम है, एंड सो ऑन, फिर आप 2 6 करेंगे, और ऐसे ऐसे करते करते लास्ट में आप 6 1 पे जाएंगे, और ये 6 2 आएगा। जो जो पॉसिबिलिटी बन सकती है वो सब आप लिखेंगे, तो ये लास्ट में इतना आएगा। ओके, तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट की बात करते हैं अगर हम सैंपल स्पेस में, इसको सैंपल स्पेस कहते हैं, मतलब क्लास 10 के बच्चों के हिसाब से इसको हम कहेंगे टोटल आउटकम्स। तो टोटल आउटकम्स अगर आप यहां देखोगे तो 6 6 6 कितनी बार आया, 6 टाइम्स आ रहा है, तो 36 हो जाएगा। तो 36 यहाँ पर टोटल जो आपके आउटकम्स आएंगे वो आएंगे। अब इसमें प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करना है किसका, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, यहां दिया हुआ है डिफरेंस ऑफ द नंबर ऑन द डाइस 2 डाइस इज 2। देखिए 2 के डिफरेंस वाले कितने सेट बन रहे हैं, तो यहां पर देखिए जिस इवेंट की बात कर रहे हैं उसमें देखिए ऐसा 2 नंबर लीजिए जिसका डिफरेंस 2 आए। तो अगर हम सपोज करिए 1 लेते हैं तो 1 3 होना चाहिए, 1 3 बीच में आता है, और 3 1 भी आता है, इन दोनों का डिफरेंस हमेशा 2 आएगा। और बढ़ाइए 2 लीजिए तो 2 4 आएगा, और 4 2 आएगा, और देखिए 3 से स्टार्ट करिए तो 3 5 आएगा, और 5 3 आएगा, और एक और आएगा। अगर हम यहां से 4 6 की बात करते हैं तो यहां 6 4 आ जाएगा। तो इस तरीके से टोटल इवेंट कितने आ गए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, तो पहले तो फॉर्मूला राइट कर लें यहां से, तो नंबर ऑफ इवेंट फेवरेबल, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई। तो प्रोबेबिलिटी का एक सिंपल फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ इवेंट फेवरेबल अपॉन नंबर ऑफ इवेंट इन सैंपल स्पेस। इट मींस टोटल आउटकम्स, और ये कितने हो गए जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो इसकी वैल्यू हमने अभी फाइंड किया है 8, और इसकी वैल्यू कितनी है 36। तो इसको डिवाइड कर दो 4 से, तो 4 2 जा 8, और 4 9 जा 36। तो इसका मतलब क्या हो गया, इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो 2/9 आएगा। ओके बच्चों, जय हिंद, अपना ख्याल रखिए, और मेरे नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए। इसके बाद मैं सेक्शन डी के क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, और 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन आता है उसको सॉल्व करूंगा बहुत ही अच्छे तरीके से। ओके बच्चों, जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।